बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नाबीना था तो मेरी बेवा भाभी रोज़ाना मेरे कान में कहती कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे बाप के साथ सोती है। फिर मैंने ये राज जानने के लिए अपने दोस्त को कमरे में छुपा दिया। फिर जो राज मेरे दोस्त ने बताया वो सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी बेवा भाभी, शदीद हादसे में मेरा बहुत नुकसान हुआ था। मैं अपनी कार से तो हाथ धो ही बैठा था, साथ ही साथ जब मेरी आंख खुली तो मेरे दाएं तरफ मेरी भाभी बैठी थी, बाएं तरफ मेरी बीवी थी। मुझे उन दोनों की शक्लें धुंधली सी नज़र आ रही थी। मैं इससे पहले कि उन दोनों से कुछ पूछता, मेरी बीवी कहने लगी कि आप इस तरह लेटे रहें, उठने की कोशिश मत करें। डॉक्टर ने आपको उठने से, बात करने से मना किया है। मैं उसी तरह से लेट गया, खामोशी इख्तियार कर ली। मैं अभी तक ये जान नहीं पाया था कि मेरी टांगें और हाथ पांव सलामत हैं या फिर हादसे की नज़र हो चुके हैं। मगर फिर मुझे मेरी बीवी ने खुशखबरी सुनाई कि आपको अल्लाह ने सही सलामत रखा है, आपको कोई चोट वगैरह नहीं आई जिससे आपका बहुत नुकसान होना था। मामूली खराशी आई है, लेकिन इसके साथ ही सर में भी एक चोट आई है जिसका ठीक होना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अगर आप हिम्मत करेंगे, अल्लाह पे भरोसा करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब मेरी भाभी ने अचानक मेरी बीवी से कहा, ज़ायदा तुम बाहर चली जाओ, मुझे लगता है कि बाहर भी कई काम हैं। नर्स ने कहा था कि दवाइयाँ लानी हैं, जाकर फार्मेसी से दवाई लेकर आओ। मैं अपनी भाभी की इस बात पे हैरान हुआ, क्या वो मेरे साथ अकेली कमरे में बैठेंगी? ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। अमूमन ऐसे मौके पे दूसरे लोग जाकर या कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो उसका बंदोबस्त करता है, मगर भाभी ने मेरी बीवी को भेज दिया था। फिर उसके बाहर जाते ही तमहीद बांधी और कहने लगी, मुझे पता है तुम्हें यह बात बुरी लगी होगी, मगर मैंने तुम्हारी बीवी को दवाई लेने के लिए क्यों भेजा? लेकिन मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हें ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो अगर उसके सामने बता देती तो शायद वो अपना दिल हार बैठती। लेकिन मसला ये है कि डॉक्टर उसे परेशान नहीं करना चाहते। तुम्हारी बीनाई अब हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। तुम्हें थोड़ा बहुत धुंधला नज़र आ रहा होगा, कुछ देर के बाद वो आना भी बंद हो जाएगा। डॉक्टर ने शदीद ताकीद की है कि आपको कोई भी परेशानी या दुख से दूर रखें। ऐसे में अगर आपकी बीवी आपके सामने बैठकर आपके बारे में दुखी दुखी बातें करेगी तो आप भी परेशान हो जाओगे। मैं तो यही कहूँगी भाई साहब कि आप अपना ख्याल रखें और अपने जहन को किसी किस्म की परेशानी से दूर रखें। दुनिया भी बहुत लोग हैं जो भी ज़िंदगी नाबीना की गुजार रहे हैं। आपने तो अच्छी खासी उम्र बीनाई के साथ गुजार ली, अब अगर बाकी की उम्र बिना बीनाई के भी गुजर जाएगी तो कुछ नहीं होता। आप अल्लाह का शुक्र करना। भाभी की बातें सुन के मैं हैरान हो गया था, मेरा दिल डूब रहा था। मैं जान गया था कि अब हमेशा हमेशा के लिए बीनाई से महरूम होने का मतलब क्या है। मेरी भाभी की अंधोनाक बातें सुनकर मैं परेशान हो गया था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहीं पे रोना शुरू कर दूं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि हॉस्पिटल था और मुझे अपनी बीवी के सामने भी खुद को मजबूत रखना था। आने वाले वक्त की सोचें मेरे जहन में ही थी, लेकिन फिर नर्स आ गई। उसने इंजेक्शन लगाया और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा दर्द और वो सोचें कहाँ चली गई। जब मेरी आंख खुली तो मेरी बीवी मेरे सामने ही बैठी हुई थी। मेरी भाभी ने ये सच कहा था, मैं उसे देख नहीं सकता था क्योंकि अपनी बीनाई में खो चुका था और अब बस ज़माने के रहम व करम पर था। या अल्लाह, क्या इससे बड़ी आजमाइश नहीं लिखी थी मेरी किस्मत में? मैंने अल्लाह से गिला कर दिया और मेरी बीवी ने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया और बोली, खुदा के लिए वसीम, आप ऐसी बातें मत करें। अल्लाह ताला ने आपको जिस भी हाल में रखा है आप उसी में खुश रहिए। बाकी रही बात मेरी, तो मैं सारी ज़िंदगी आपकी वफादार रहूँगी। बीवी की बातें सुनकर मुझे अपनी भाभी की बातें याद आने लगीं। भाभी ने कहा था कि बीवी अगर वफादार हो तो सबसे ज़्यादा साथ मुश्किल वक्त में वही देती है। अब तुम्हारी बीवी का इम्तिहान है। पता नहीं क्यों उनका लहजा ऐसा था कि मुझे उन पर शक होने लगा था कि शायद वो मेरी बीवी के बारे में कुछ मनफी बातें कर रही हैं। और ऐसा था भी, मेरी भाभी की शुरू से ही मेरी बीवी के साथ नहीं लगती थी, लेकिन आज उनका रवैया बहुत मुख्तलिफ सा था और मेरे साथ हमदर्दी से पेश आ रही थी। आज से पहले उन्होंने मुझसे इतनी हमदर्दी नहीं की थी। थोड़ी देर के बाद भाभी भी कमरे में आ गई और कहने लगी कि ज़ायदा, जाओ जाकर दवाइयाँ लेकर आओ।
मैं हैरान हो गया कि भाभी बार बार मेरी बीवी को बहाने से बाहर क्यों भेज रही हैं। अब तो मुझे साफ मालूम हो गया था कि मेरी भाभी किसी तौर पे भी मुझे अपनी बीवी के साथ बैठते देखना नहीं चाहती। लेकिन अब जो उन्होंने बात कही थी वो सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। भाभी पर पक्का पक्का शक होने लगा। कहने लगी, वसीम तुम फिक्र नहीं करो, अगर तुम्हारी बीवी ने तुम्हारा ख्याल ना भी रखा तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी। मैं तुम्हारे एहसानात कभी नहीं भूल सकती जो तुमने अपने मरहूम भाई पर और मुझ पर किए हैं। इतना कहकर भाभी रोने लगी। मैं क्या कर सकता था, मैं तो खुद नाबीना था, मेरी नज़र चली गई थी, इसलिए मैं चाहता था कि मैं भाभी के साथ हमेशा बना कर रखूँ। मैंने उनको ये नहीं कहा कि आप गलत कह रही हैं या सही कह रही हैं। मैंने कहा, बस भाभी, अगर आप जैसे घर के लोग हों तो फिर इंसान को फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मैं जानता हूँ कि आप मेरा ख्याल रखेंगी, इसलिए मुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर भाभी ने कहा, हाँ ज़रूर। मुझे अपनी बीवी की तरफ से इत्मीनान नहीं था, पता नहीं क्यों। एक बार भी उसने मुझसे दिल लगी से बात नहीं की थी। वो जब भी बात करती उसकी आवाज़ उखड़ी उखड़ी सी महसूस होती। शाम को हॉस्पिटल में ही मैं उसका इंतज़ार कर रहा था, मगर मेरे कमरे में दाखिल होने वाली औरत की आहट से लग गया कि मेरी बीवी कमरे में नहीं है, बल्कि मेरी भाभी ही हैं। मैंने उनसे आहिस्ता से पूछा, भाभी मेरी बीवी कहाँ है? कहने लगी, आपको नहीं पता, वो अपने मैके चली गई हैं। इसी तरह भी एहसास नहीं उसे कि उसका शौहर हॉस्पिटल में बीमार पड़ा है, ज़िंदगी मौत की कश्मकश में है। वो तो अपने अम्मा अब्बा के साथ दुख सुख करने चली गई। अब ज़रा बताओ, अपने शौहर की बीमारी का दुख एक बीवी को ज़्यादा होता है या फिर उसके माँ बाप को? वो उनका दिल बहलाने के लिए गई है। मैं भाभी के मुंह से ये बातें सुनकर हैरान हो गया था। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी इस कदर बेवफा निकलेगी कि मुश्किल वक्त में मेरा साथ देने के बजाय अपने मैके चली जाएगी। मैं खामोश रहा और भाभी को ये महसूस नहीं होने देना चाहता था कि मैं अपनी बीवी से किसी तौर पे भी नाराज़ हूँ। लेकिन फिर मेरी भाभी मेरी बात को समझ गई थी। उन्हें महसूस हो गया था कि मैं परेशान हूँ। कहने लगी कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आपके साथ रहूँगी, रात भर आपकी खिदमत करूँगी, आपकी खिदमत में कभी कोई कमी नहीं आने दूँगी। अब बस अपनी बीवी को याद कर कर के बात बात पर परेशान मत हुआ करें। भाभी मुझे सहारा तो दे रही थी, पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी बीवी के बगैर आज तक एक दिन भी नहीं गुजारा था, लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि मुझे बीमार पड़ता देखते ही मेरी बीवी मैके चली गई। सुबह होने में कितनी देर बाकी थी, मुझे हॉस्पिटल से सुबह के वक्त डिस्चार्ज किया जाना था, लेकिन मैं बहुत पहले ही से ही बेचैन था। मुझे उम्मीद थी कि मैं घर जाऊंगा तो मेरी बीवी ज़रूर मेरे इस्तकबाल के लिए आई होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मेरी बीमारी से वो बेखबर रहे। बिलाखिर सुबह के 8 बजे डॉक्टरों ने मुझे राउंड पे चेक किया और कहने लगे कि अब आप घर जा सकते हैं। 1-2 बजे के करीब हॉस्पिटल से मुझे डिस्चार्ज किया गया, लेकिन जब मैं घर आया तो मुझे बहुत हैरत हुई कि मेरी बीवी मेरे इस्तकबाल करने के लिए वहाँ मौजूद नहीं थी। ना आहट, ना लम्स, ना ही उसकी आवाज़। मैं बहुत दुखी हुआ था। मेरे घर में और कोई भी नहीं था। मेरी भाभी, एक मेरा बेटा जिसकी उम्र 10 से 15 साल थी, और मेरे अब्बा जान भी मेरे हादसे की वजह से परेशान हो गए थे, मगर अब्बा जान हमसे ज़रा लापरवाही रहते थे। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की थी, उन्होंने मुझसे अफसोस भी नहीं किया था। अब्बा को मेरी शादी पर भी बड़ा एतराज़ रहा था, इसलिए अब्बा मुझसे कम ही बात किया करते थे। वो मुझे सहारा देने के लिए आगे बढ़े तो मुझे अपने बाप की कदर महसूस हुई थी। वो और मेरा बेटा मुझे मेरे कमरे तक लेकर गए, मगर कमरे में मेरी बीवी नहीं थी। मैं आंखें मूंदे बिस्तर पर लेट गया था, आंखें खोलकर करता भी क्या। मेरी आंखों से बेनाई तो चली गई थी। मुझे अपनी बीवी की एक एक बात याद आ रही थी। शाम का वक्त हो गया मगर वो कहीं नज़र न आई। मैं परेशान हो गया। शाम के 4 बजे मेरी भाभी कमरे में दाखिल हुई, कहने लगी, भाई साहब मैं आपके लिए सूप और अंडे बना कर लाई हूँ, आपको खाना होंगे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था भाभी के हाथ का खाना पीना। मैंने आज तक उनके सामने कोई बेतकल्लुफ़ाना बात भी नहीं की थी, और आज मुझे उनके हाथ से खाना खाना पड़ रहा था। मैंने भाभी से कहा कि आप मेरे बेटे को बुलाएं, वो मुझे खाना खिला देगा। इस बात पर भाभी उल्टा नाराज़ हो गई, कहने लगी, क्यों, आपको मुझ पर यकीन नहीं है या आप मुझे गैर समझते हैं? मुझे बस अपना ही समझा करें। इस तरह की गैरों वाली बातें करके आप मुझे शर्मिंदा करते हैं।
मैं भाभी की बातें सुनकर खामोश हो गया। मैंने चुपचाप यखनी भी पी ली और अंडे भी खा लिए और उसके बाद मुझे शदीद नींद आ गई थी। मुझे नहीं पता कि आगे क्या हुआ था और जब मेरी आँख खुली तो मेरे दाएं जानिब मेरी बीवी बैठी मेरी दिलजोई कर रही थी। क्या हो गया था आपको? आपके बारे में मैं बहुत परेशान हो गई थी, रात भर दुआएं करती रही। मैंने बीवी से गिला नहीं किया क्योंकि मैं नाबीना हो चुका था और बीवी से खामखा ताल्लुकात बिगाड़ कर मैं अपनी रही सही मोहब्बत और उसकी तवज्जो से भी हाथ धो बैठता। इसलिए मैं चुपचाप लेटा उसकी बातें सुनता रहा। चाहे वो सच बोलती है, झूठ बोलती है, लेकिन अब मुझे इस पर यकीन करना ही था। उसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। मेरी बीवी की आवाज़ में अजीब सी परेशानी थी और एक झिझक भी थी, जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहती थी लेकिन बता नहीं पा रही थी। मैंने उसे पूछा, क्या बात है? कहने लगी, बस आपकी बीमारी की वजह से परेशान हूँ। आप खामखा की बातें जहन में मत लाया करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपनी बीवी का मुकम्मल तौर पे मोहताज हो गया था, इसलिए मुझे उसकी हर बात माननी थी। मेरे दिल से हर उम्मीद रुखसत हो चुकी थी। इंसान की बिनाई ना हो तो वो कर ही क्या सकता है। मेरी बीवी रात होने से पहले मेरे कमरे से चली गई। रात का खाना मेरे कमरे में भाभी लेकर आई। मुझे उस वक्त हैरत हुई थी। भाभी ने मुझे तसल्ली दी और कहने लगी कि भाई आपको फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए हर तरह का खाना बनाऊंगी और दवाई भी आपको मैं ही दूंगी। आप अगर किसी चीज़ की फ़िक्र करते हैं तो सिर्फ एक ही की कीजिएगा। भाभी का लहजा बड़ा पुरस्कार था। क्या मतलब भाभी? मैंने चौंक कर उनसे पूछा तो कहने लगी, छोड़े भाई, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कि कहीं बीमारी की हालत में आपको मज़ीद उलझा न दूँ, वरना बातें तो बहुत हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ और जिनकी आपको फ़िक्र भी करनी चाहिए। लेकिन इस हालत में आप क्या ही कर लेंगे? अपनी बीवी की फ़िक्र करेंगे या अपनी करेंगे? वैसे भी अब तो आप बिस्तर पे ही पड़ चुके हैं। आपकी बीवी कब तक आपका साथ देगी? हर कोई मेरे जैसा वफादार तो नहीं होता। आपके भाई को मरे हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन मैं अभी तक उनके नाम पर बैठी हूँ। भाभी की बातें सुनकर मैं सख्त परेशान हुआ था। भाभी तो मुझे बताएं तो सही, आखिर मसला क्या है, बात क्या है जो आप मुझसे छुपा रही हैं? आपको कम से कम इतना भरोसा करना चाहिए मुझ पर कि मैं दिल का मरीज़ नहीं हूँ। आंखें गई हैं, मेरा दिल कमज़ोर नहीं है कि मैं अपनी बीवी के मुतालिक कोई भी बात सुनकर दिल का दौरा पड़ने पे मर जाऊँ। हाय अल्लाह, ऐसा ना कहें। भाभी ने यकदम अपनी बात पर कहा। मेरी बात काट कर कहने लगी, क्यों ना कहूँ भाभी, बस मैं अब चारपाई पे ही पड़ा रहूँगा। मुझ में और मर्दा शख्स में क्या फ़र्क रह गया है? मेरी बात सुनकर भाभी मुझे तसल्ली देने लगी। देखिए भाई साहब, मैं ये बात आपको बताना नहीं चाहती थी क्योंकि आपकी हालत ही ऐसी है, लेकिन क्या करूं, घर के हालात भी तो देखने हैं ना। आपकी बीमारी के साथ साथ मुझे आपकी बीवी का भी ख्याल रखना पड़ रहा है। भाभी आप सीधी साफ बात क्या करें, मुलझाएं मत खुदा के लिए। मैं अब कोई मज़ीद परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई इसलिए तो कह रही हूँ कि अब आप अपनी आंखें बंद ही रखें क्योंकि आपकी बीवी ने वाकई में आपको नाबीना समझ लिया है। वो तो आपकी पीठ पीछे जो करती फिर रही है। अच्छा है आपकी आंखें नहीं हैं। उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें की और ख़ामोश हो गई और कभी अधूरी बात छोड़ देती। भाभी अब मुझे बताएं तो बेहतर है कि मैं बेहतर तरीके से समझ सकूँगा। अगर मेरी बीवी मेरी वफ़ादार नहीं रह सकती तो मुझे भी उसे अपने निकाह में रखने की क्या ज़रूरत है? मैं उसे तलाक देकर फारिग कर दूँगा। अगर मैं नाबीना हूँ तो क्या हुआ है, बेगैरत तो नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर भाभी मेरे करीब आई, कहने लगी, दरअसल भाई साहब बात यह है कि आपकी बीवी का चाल चलन ठीक नहीं है। आजकल उसकी हरकतें ऐसी हो गई हैं जो नई नई सुहागनों की होती हैं। हर वक्त तैयार रहती है, लाल लिपस्टिक लगाए रखती है, लाल जोड़ा मटका कर फिरती है जैसे उसकी नई नई शादी हुई हो और अपने शौहर को दिखा रही हो। ये बात सुनकर मेरा दिल बुझ गया। क्यों भाभी, क्या मेरे अस्पताल से आने के बाद उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा? मेरे होते तो वो सजती संवरती नहीं थी। मेरी बात सुनकर भाभी ने परेशानी से कहा कि हाँ भाई, मैं भी तो यही सोच रही थी कि आपके होते हुए उसने कभी इतना सजना संवरना नहीं किया, लेकिन जैसे ही आप बीमार हुए वो लाल लिपस्टिक लगाती है, लाल रंगों का जोड़ा पहनकर फिरती रहती है। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं? उसे तो चाहिए आपकी खिदमत करे, खाना पकाए, लेकिन बेहद अजीब औरत है। अपनी भाभी की बात सुनकर मैं परेशान हुआ था, आंखों में आंसू आ गए थे। भाभी से कहा कि आप मेरी बीवी पे नज़र रखें, मुझे हर रोज़ उसकी हरकतों से आगाह करती रहें
تاکہ میں اس سے کم از کم سوال تو پوچھ ہی سکتا ہوں. میری آنکھیں نہیں ہیں, میرا منہ تو ہے, زبان تو ہے, میں اسے سوال تو کر سکتا ہوں. بھابھی نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ میں اپنی بیوی سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں, ورنہ وہ ہوشیار ہو جائے گی اور کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گی جس سے اس کے کارناموں کا پتہ چل سکے. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گا. اپنی بیوی سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا. مجھے امید تھی کہ اگلے دن میری بیوی ندامت میں پچھتاتے ہوئے میرے پاس آئے گی, کہے گی کہ مجھے معاف کر دیں, مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں آپ کی پرواہ نہ کر سکی. لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہوگا. اب میرے ساتھ دوبارہ سے بات چیت کریں, ہم اپنا تعلق پہلے سا بنا لیتے ہیں. میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میری بیوی کل اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر میرے کمرے میں آئے گی, مجھے خوش کرنے کی کوشش کرے گی, کیونکہ اس نے اس سے پہلے ایسی بہت سی باتیں کر لی تھیں, لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا. اگلے دن بھی گزر گیا اور میں اپنی بیوی کا انتظار کرتا رہ گیا, لیکن نہ ہی میری بیوی آئی اور نہ ہی اس کی کوئی خبر. میں حیران تھا کہ کوئی عورت اپنے شوہر سے دنوں میں بلکہ ہفتوں میں کیسے اتنا بدل سکتی ہے. میں نے اپنی بھابھی کی بات پر یقین کر لیا تھا. جیسا وہ کہتی تھی وہ شاید سچ ہی کہہ رہی تھی کہ میری بیوی اب کسی اور کے چکروں میں پڑ گئی تھی. اب اس کا دھیان میری طرف نہیں بلکہ کسی اور کی طرف تھا. اور پھر ایسا ہی ہوا. رات کو میری بھابھی میرے کمرے میں آئی, مجھ سے کہنے لگی کہ وسیم بھائی آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں. مجھے ایک بات ایسی پتہ چلی ہے جس سے سن کر شاید آپ اپنے بستر پر بیٹھے نہ رہ سکیں اور اٹھ کر دیوانہ وار چیخنا چلانا شروع کر دیں. ایسی کیا بات ہے بھابھی؟ میں نے ڈر کر پوچھا. بھائی بات ہی کچھ ایسی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی, شرم آ رہی ہے. بات ہی ایسی ہے, میں نے ایسی چیز دیکھ لی ہے کہ بس میری زبان نہیں کھل رہی آپ کے سامنے. بھابھی بہت ہچکچا رہی تھی. نہیں بھابھی ایسا مت کریں, مجھے صحیح بات بتائیں کہ کیا بات ہے. میں اپنی بیوی کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں, پھر بھلے میں مر جاؤں. اللہ نہ کرے کہ ایسے ہو. بھابھی بہت ہمدردی سے ظاہر کر رہی تھی. بھائی بات دراصل اتنی سی ہے کہ آپ کی بیوی یعنی کہ آپ کی بیوی رات ہوتے ہی آپ کے ابا کے کمرے میں چلی جاتی ہے. آپ کی کیا کہہ رہی ہیں بھابھی؟ آپ کو ہوش تو ہے؟ آپ ہوش میں تو ہیں کہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مجھے پتا تھا بھائی جان کہ آپ میری ہر بات پہ ایسے ہی شک کریں گے. چلے رہنے دیں, میں آپ کو نہیں بتاتی. میں بے بسی کے ساتھ دوبارہ ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا. ایسا نہ کریں, میں کچھ نہیں کر سکتا, نہ ہی اپنی بیوی پہ نظر رکھ سکتا ہوں. میں آپ کا محتاج ہو کر رہ گیا ہوں. اگر آپ بات بات پر مجھے یوں دھتکاریں گی تو میں کس سے مدد مانگوں گا؟ آپ بتائیں مجھے کیا ہوا ہے. مجھے معاف کر دیں اگر میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہو. میں نے بھابھی کو دوبارہ سے سمجھایا تو پھر انہوں نے مجھے اگلی بات بتائی. پھر میری بھابھی نے بڑی عجیب بات بتائی. کہنے لگی کہ تمہاری بیوی ہر روز تمہارے باپ کے کمرے میں جا کر سوتی ہے اور صبح ایسے نکلتی ہے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں. اسے ذرا بھی احساس نہیں کہ وہ غلط کر رہی ہے. یہ کہتے ہوئے میں کیا کروں, میرا شوہر نابینا ہے, وہ کسی کام کا نہیں ہے کہ اس کے نام پر بیٹھی رہوں. مجھے اپنے سسر پسند ہیں. میں حیران ہو گیا. مجھے اپنی بیوی پہ نہ صحیح لیکن اپنے ابا پر بے پناہ یقین تھا. میں یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ میری بیوی لاکھ بری صحیح لیکن میرے ابا کبھی ایسا نہیں سوچ سکتے. میری بھابھی نے جو بات کی تھی وہ صرف میری بیوی کے بارے میں نہیں بلکہ ابا جان کے بارے میں بھی تھی, اور یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتا تھا. اور پھر میں نے اللہ سے دعا کی, کیونکہ میرے پاس اور کوئی چارہ اور کوئی راستہ نہیں تھا. میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ جو حقیقت ہے وہ میرے سامنے لے آ. میں نابینا ہو گیا ہوں, اپنی آنکھوں سے دنیا کو نہیں دیکھ سکتا. بس تو ہی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے. خوش قسمتی سے اسی دن مجھے ہاسپٹل جانا پڑا. وہاں میری ملاقات اپنے ایک پرانے دوست واجد سے ہو گئی. واجد بہت ہی مخلص انسان تھا. اس نے برے وقت میں ہمیشہ میری مدد کی تھی. واجد نے جب مجھے اس طرح ویل چیئر پہ دیکھا تو میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا کیا بات ہے, تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے اپنے اوپر بیتنے والے سارے حادثات کی داستان سنا دی اور کہا کہ میں تم سے کوئی نجی بات بھی کرنا چاہتا ہوں تو میرے گھر آ جاؤ. واجد شام کو میرے گھر آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا. مغرب کے بعد جب وہ میرے گھر آیا تو میں نے اسے ساری بات بتا دی. میں نے کہا کہ میں اپنی بیوہ بھابھی پہ یقین کروں, اپنی بیوی پر یا اپنے ابا پر. میں پہلے تو اپنی بھابھی کی بات پہ یقین کر رہا تھا, لیکن اب جو بات انہوں نے کی ہے وہ ناقابل یقین ہے اور اس پہ یقین کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے. اگر ان کی بات پہ یقین کر بھی لیا تو میں کسی رشتے پہ اعتبار نہیں کر پاؤں گا. وہ بہت عجیب بات کر رہی ہیں.
मेरा दोस्त भी कहने लगा कि तुम्हारी भाभी ने ये बात ज़रूर किसी वजह के तहत की है, बिला वजह कोई इतनी बड़ी बात नहीं करता। तुम अपने अब्बा पे नज़र ना रखो, लेकिन अपनी बीवी पे ज़रूर नज़र रखो। मैं अपनी भाभी की दूसरी बात की वजह से उनकी पहली बात पर भी यकीन करने से कासिर था। मैंने सोच लिया था कि मैं वाजिद पर इन्हिसार करूँगा, उसी से कहूँगा कि वो मेरे घर पे रहे और मेरे घर वालों पर, यानी खुसूसन मेरी बीवी पर नज़र रखे। मेरे दोस्त ने मुझसे वादा किया कि वो 3 दिन मेरे घर पर रहेगा और तीनों दिन मेरी बीवी पे नज़र रखेगा, और फिर 3 दिन बाद जो भी देखेगा वो सच सच मुझे बता देगा। मैं अपने दोस्त का बहुत शुक्रगुजार था। वाजिद के अलावा और कोई नहीं था जो मेरा साथ दे सकता था, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने मेरी मुश्किल आसान कर दी। ये कहूँगा कि मेरी मुश्किल को ख़त्म कर दिया। उसी दिन हॉस्पिटल वाजिद के साथ मैं गया और डॉक्टर ने मुझे खुशखबरी दी कि आपकी बीमारी का इलाज मुमकिन है। हमने दूसरे हॉस्पिटल के डॉक्टरों से बात की है, आपका ऑपरेशन होगा। अगर आप ये ऑपरेशन करवा लेते हैं तो बहुत सारे इम्कानात हैं कि आप दोबारा से ये दुनिया देखने के काबिल हो जाएं। शायद अल्लाह को मेरी बेबसी पे तरस आ गया था और फिर मेरा ऑपरेशन कामयाब हो गया। ये एक ऐसा मौजज़ा था जिस पर मैं यकीन कर ही नहीं सकता था। मैंने अपने रब का लाख लाख शुक्र अदा किया, लेकिन ऑपरेशन से पहले वाजिद ने मुझसे एक बात कही कि दोस्त, अगर तुम अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हो, सच देखना चाहते हो, तो अपने घर में इस बात का इजहार मत करना कि तुम्हारी आंखें तुम्हें दोबारा मिल गई हैं, बल्कि तुम दोबारा से अंधे नाबीना बन जाना। इसी तरह से तुम अपने घर वालों की हकीकत देखने के काबिल हो जाओगे। मैं अपने दोस्त की बात पे हैरान रह गया। उसने बहुत अकल वाली बात की थी। मैंने दिल में फ़ैसला कर लिया, पक्का फ़ैसला, कि अब मैं अपने घर वालों को इस बारे में आगाह नहीं करूँगा। इस खुशखबरी का मैंने किसी को भी नहीं बताया। मैं और वाजिद 18 घंटे हॉस्पिटल में गुजारने के बाद जब वापस घर गए तो मैंने बिल्कुल अंधा नाबीना होने की तरह घर में दाखिल हुआ, लेकिन मुझे सब कुछ नज़र आ रहा था। मैं अपनी बीवी की हालत देख के हैरान रह गया। वो तो परेशान थी। उसने सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ था और बहुत मायूस लग रही थी। मैंने देखा वो मुसल्ले पर बैठी कुरान पाक पढ़ रही, मेरे लिए दुआएं मांग रही थी। मैं अपनी बीवी का ये रूप देख के हैरान रह गया। तभी मैंने देखा कि भाभी की नज़र मुझ पर पड़ी। उनकी आंखों में चमक आ गई। वो फ़ौरन मेरे पास आई, बगैर बोले मुझे अंदर कमरे में ले गई। फिर कहने लगी, तुम्हारी बीवी पता नहीं कहाँ बैठी अय्याशियाँ कर रही होगी। मैं देख रहा था कि भाभी की नज़र दरवाजे पे थी, क्योंकि उनके दिल में चोर था कि जब वो बातें कर रही हैं कहीं कुछ सुन ना ले कोई। फिर मुझसे कहने लगी, फ़िक्र नहीं करें, मैं उसका कुछ ही दिनों में बंदोबस्त करती हूँ। मैंने कहा, अभी कहाँ है? कहने लगी, वो तो अपने किसी काम से बाहर गई हुई है, लेकिन आप फ़िक्र ना करें, मैं उसका बंदोबस्त कर लूँगी। बल्कि मैंने उसका इंतज़ाम कर लिया है। उसकी शादी किसी ऐसे आवारा शख्स के साथ कर दूँगी, आप उसे तलाक दे देना, आप पर बात भी नहीं आएगी। भाभी की बात सुनकर मैंने दिल में हंसने लगा कि वह कैसी मकार औरत थी जो मुझे मेरी बीवी से दूर करने की कोशिश कर रही थी। वो जो आपने अब्बा वाली बात बताई थी, वो कहाँ तक पहुँची? अरे मैं आपके अब्बा पे शक थोड़ी करती हूँ, वो तो आपकी बीवी ने उनको वरगलाने की कोशिश की, लेकिन आपके अब्बा ने उसे साफ मना कर दिया कि वो ऐसा है कि उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। भाभी की बातें सुनकर मैं दिल में तौबा पड़ने लगा। फिर मैं अचानक अपने बिस्तर से उठ बैठा, उनकी आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा, भाभी आप मुझे सच सच बता दें, इस झूठ के पीछे का मकसद क्या है? मैं नाबीना नहीं हूँ, अब मैं देख सकता हूँ कि आपकी सारी हकीकत मैं जान गया हूँ। भाभी फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगी। वसीम भाई, यकीन करें मेरी बात का, मैंने ये सब कुछ आपकी मोहब्बत में किया। वो मेरे सामने आंसू बहाने लगी। मोहब्बत में तुमने इतनी घटिया हो सकती हो कि तुमने मेरी मासूम बीवी, बेकसूर बीवी पे इल्ज़ाम लगा दिया, मेरे बाप को भी इस गंदगी में धकेलने की कोशिश की, और तुम मुझसे कह रही हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। मैं अपनी भाभी को अपने सामने देख के बहुत गुस्से में था। मैं समझ नहीं आता था कि उन्हें क्या कहूँ, लेकिन फिर उन्हें एक शर्त पर माफ़ कर दिया कि इन सब बातों को वो हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगी और मैं भी भूल जाऊँगा कि हमारे बीच में कुछ हुआ था। भाभी ने शर्मिंदगी से अपनी नज़रें झुका ली और बोली कि ठीक है वसीम भाई, दोबारा मैं आपकी बीवी के साथ कोई तलख कलामी या बदनीयती से काम नहीं लूँगी। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने अपनी भाभी को माफ़ कर दिया, ये सोचकर कि वो मेरे मरहूम भाई की बेवा हैं।